और झुंझुनू से खूनी गैंगवार का एक बड़ा मामला सामने आया है। गैंगवार में हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी समेत 2 बदमाशों की मौत हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि यह मामला 2 हिस्ट्री शीटर के बीच पुरानी रंजिश को लेकर था और रविंद्र कटेवा पर हमला करने के लिए कृष्णकांत और उसके साथी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन इस हमले में रविंद्र कटेवा बच गया। इस मामले में पुलिस ने कृष्णकांत के साथियों को पकड़ा है, जिनसे कि अब पूरे मामले को लेकर पूछताछ हो रही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया है, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। शुक्रवार की सुबह झुंझुनू गोलियों की आवाज से दहल उठा। जिले में हुए खूनी गैंगवार ने इलाके में सनसनी फैला दी। नवलगढ़ क्षेत्र के गोठरा थाना इलाके में खिरोड़ में ये गैंगवार हुआ और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये गैंगवार कई किलोमीटर तक एक दूसरे का पीछा करते हुए चलता रहा। जानकारी के मुताबिक हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा अपने साथी के साथ कहीं जा रहा था, तभी अचानक 4 बदमाशों ने इन लोगों पर फायरिंग कर दी, लेकिन इस हमले में रविंद्र कटेवा बच गया, जिसके बाद कृष्णकांत और उसके साथी मौके से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन रविंद्र कटेवा के साथी सुनील सुंडा ने कृष्णकांत की गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ लिया और उन्हें भागने से रोकने लगा, लेकिन कृष्णकांत और उसके साथियों ने सुनील पर फायरिंग कर दी, जिससे वो घायल हो गया और कृष्णकांत के साथ उसके साथी मौके से भाग गए। आरोपी गाड़ी से मुख्य रास्ते की बजाय हड़बड़ाहट में कच्चे रास्ते पर चले गए। आगे कृष्णकांत और उसके साथियों को भागने का रास्ता नहीं मिला, तो सभी ने गाड़ी छोड़ दी और पैदल ही भागने लगे। 3 किलोमीटर दूर तुर्कानी जोहड़ी के पास रविंद्र कटेवा और उसके साथियों ने कृष्णकांत को घेर लिया, जहां पर फायरिंग हुई। मौके पर कृष्णकांत की लाश मिली है। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों हिस्ट्री शीटर्स के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है। रविंद्र कटेवा को सीकर झुंझुनू के हिस्ट्री शीटर के रूप में जाना जाता है। रविंद्र कटेवा पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, वसूली, अवैध हथियार और गैंगवॉर के मामले दर्ज हैं। रविंद्र कटेवा एक बड़े आपराधिक सिंडिकेट का हिस्सा है। पुलिस का कहना है कि इस हमले के पीछे कटेवा का प्रतिद्वंदी गुट हो सकता है। कृष्णकांत पलसाना और उसके साथी कटेवा के प्रतिद्वंदी रहे हैं। इन लोगों ने पहले भी कटेवा के खिलाफ साजिश रची है। पुलिस इन लोगों के पुराने रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। घटना की सूचना पर एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय, एसएसपी देवेंद्र सिंह राजावत, गोठरा सीआई धर्मेंद्र मीणा समेत दूसरे पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने कृष्णकांत की लाश को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पहले संघर्ष में घायल हुए रविंद्र कटेवा के साथी सुनील सिंडा ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस गैंगवॉर में कुल 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों तरफ के गुटों में दुश्मनी की वजह सीधी रंजिश थी या सुपारी का मामला, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। पुलिस को ऐसा शक है कि इन अपराधियों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, जो अवैध रूप से जुटाए गए थे। फिलहाल पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुलिस एक्शन मोड में काम कर रही है। खिरोड़ गांव गोठला थाने में एक फायरिंग की घटना हुई थी। सुनील ढाका के सर पे गोली लगी थी, जो नवलगढ़ का रहने वाला है। उस घटना के बाद जो मुलजिम थे, 4 लोग आए थे एक स्विफ्ट गाड़ी में। 4 में से 3 मुलजिम हमें मिल गए, जिसमें 2 हमने डिटेन कर लिया और एक मृत अवस्था में मिला था, जिसके सर में गोली लगी हुई थी। तो 2 घटनाएं हुई थी। तो एक सुनील ढाका का मृत्यु हुआ है और दूसरा ये जो गोलू स्वामी है, रानोली साइड का रहने वाला है, ये मारने आए थे इसको, सुनील ढाका, और इनके खिरोड़ गांव में फायरिंग करने आए थे। तो बाकी जो इन्वॉल्व मुलजिम है, उन सब पे हमारी टीम लगी हुई है। शीघ्र ही सबको डिटेन करके संपूर्ण घटना का खुलासा किया जाएगा। घटना के बाद से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, साथ ही इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की भी मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पूरी घटना के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है कि ये आरोपी इनकी डायरेक्ट इनसे दुश्मनी थी या फिर किससे सुपारी लेकर ये इन्हें मारने पहुंचे थे। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, क्या ये लोग सीधे ही आपस में गैंगवार को अंजाम दे रहे थे या फिर अन्य कोई बदमाश भी इनके साथ में सम्मिलित थे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झुंझुनू से रविंदर चौधरी। और प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला एक जेमस्टोन कारोबारी से ऑनलाइन ठगी का आया है, जिसमें गोल्ड ट्रेडिंग का झांसा देकर कारोबारी से 12 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी कर दी गई है। और ठगी के सिलसिले की शुरुआत व्हाट्सएप के एक लिंक से शुरू होती है और देखते ही देखते ठगों ने कारोबारी को 12 करोड़ की चपत लगा दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये पूरा मामला क्या है, इसको समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
राजधानी जयपुर में जेम्स स्टोन कारोबारी से गोल्ड ट्रेडिंग का झांसा देकर 12 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। कारोबारी ने एसओजी साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि कारोबारी 63 साल के हैं और उनके साथ मुनाफे का झांसा देकर 12 करोड़ की ठगी की गई। शिकायत के मुताबिक 25 सितंबर को कारोबारी को व्हाट्सएप पर कृतिका ठाकुर नाम की लड़की का मैसेज आया। इस मैसेज में www.kidongold.net नाम की एक वेबसाइट का लिंक था। जब कारोबारी ने वेबसाइट पर लॉगिन किया तो वहां पर भारी मुनाफे के साथ रिटर्न की जानकारी दी गई। कनकधाम एक्सचेंज कस्टमर सर्विस नाम की एक कंपनी ने बेहतर रिटर्न का लालच देकर कारोबारी को निवेश के लिए प्रेरित किया। व्हाट्सएप पर आए मैसेज में एक वेबसाइट का लिंक भेजा गया। व्यापारी ने वेबसाइट पर जाकर साइन अप कर आईडी बनाई। ठगों ने कस्टमर सर्विस एजेंट बनकर अलग अलग बैंक खातों के नंबर भेजे। खातों में व्यापारी ने रुपए ट्रांसफर किए। कुछ देर बाद वॉलेट में बड़ी राशि आई। विड्रॉल के लिए आवेदन किया तो अगले दिन टैक्स जमा कराने का मैसेज आया। व्यापारी ने टैक्स फीस के नाम पर करोड़ों रुपए खाते में जमा करवा दिए। कारोबारी ने 7 अक्टूबर को पहले 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। इसके बाद वर्चुअल वॉलेट में मुनाफा दिखाया गया। इससे कारोबारी को स्कीम और कंपनी पर भरोसा हो गया। 4 नवंबर तक कारोबारी ने कुल 6 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। इसके एवज में उनके वॉलेट में 9.42 करोड़ रुपए दिखाए गए। इसके बाद 7 नवंबर को जब कारोबारी ने विड्रॉल करने के लिए अप्लाई किया तो कस्टमर सर्विस ने 30% इनकम टैक्स जमा करने का दबाव डाला। जब कारोबारी फंस गया तो 10 से 24 नवंबर के बीच टैक्स और पेनल्टी के नाम पर 6 करोड़ रुपए और वसूल लिए गए। अब इस पूरे मामले में ठगी की इस वारदात को लेकर राजस्थान पुलिस की साइबर ब्रांच जांच कर रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उसमें प्रॉफिट्स दिखाना और प्रॉफिट्स दिखाने के नाम पे जैसे उसमें 100 रुपये लगाए और 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो कंप्लेनेंट ने कहा कि भाई मेरे को मेरा प्रॉफिट लौटा दो। तो उन्होंने उसके ऊपर कि भाई आपका 30% तो टैक्स लगेगा, 5% सर्विस चार्जेस लगेंगे, 2% बैंक के ट्रांसफ़र के चार्जेस लगेंगे, आरबीआई की फ़ीस इतनी लगेगी, ऐसे कर करके वापस और पैसे डलवाते गए। तो जो प्रॉफिट था वो तो देने की जगह और 100 रुपये डलवा लिए। तो इस प्रकार से एक बड़ी धोखाधड़ी हुई। इसको हमने देखा करा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और उस इम्पोर्टेंट केस के मद्देनज़र कि यहाँ पे हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन है उसमें ये मैटर रेफर कर दिया है, वहाँ पे ये मैटर रजिस्टर कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल की तुलना में इस साल साइबर अपराध के मामलों में 31.52% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अगस्त 2025 में ही 12,612 लोगों ने साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करवाई है। हर दिन लगभग 406 से अधिक लोग साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। साइबर ठगों की लोकेशन ट्रेस करने के मामलों में 84% की कमी आई है। 2024 में साइबर ठगी के 1,32,000 मामलों की शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से सिर्फ 437 में ही एफआईआर दर्ज हो सकी। लगातार हो रही साइबर अपराध की घटनाओं से पुलिस एजेंसी पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाईकोर्ट भी लगातार इन मामलों में सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारी पुलिस को इस तरह के तकनीकी अपराधों की जांच करने के लिए दक्ष बनाने की जरूरत है। इसके लिए अलग से कोई सेल या टीम बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस टीम में रिसर्च अधिकारी न सिर्फ सामान्य अपराधियों की जांच के लिए दक्ष हों, बल्कि उन्हें साइबर अपराधों की जांच के लिए भी दक्ष किया जाए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन लगातार साइबर अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं राजस्थान में और देश में, वो गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई को और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं लगातार राजस्थान हाई कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई कर रहा है और कोर्ट ने भी इस मामले में टिप्पणी की कि इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं वो न केवल इकोनॉमिकली लोगों को परेशान कर रहे हैं, वहीं आसपास युवाओं को खास करके भटका रहे हैं और युवाओं को इसका शिकार बनाया जा रहा है। लगातार इस तरह के मामलों से अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, समाज प्रभावित हो रहा है। अब इसको देखकर ये होगा देखना दिलचस्प कि किस तरीके से पुलिस जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है और इसके साथ ही पुलिस को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि कोई ऐसी एक कमेटी बनाई जाए, विशेष जांच एजेंसी बनाई जाए, विशेष एक पूरी टीम का गठन किया जाए जो कि इस बात के लिए टेक्निकली एबल्ड हो कि पूरी तरीके से साइबर अपराधों को रोकथाम के लिए वह दक्ष टीम हो। उस टीम के जो जवान हो, उस टीम में जो अधिकारी शामिल किए जाएं, अनुसंधान अधिकारी शामिल किए जाएं, उन्हें पूरी तरीके से टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए कि वे अपना जो पूरा काम है वे कर पाएं और साथ ही ये जहां से भी जिस तरीके की जो साइबर अपराध हो रहे हैं, जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, वहां पर उनको ट्रेस करते हुए पहुंचा जा सके और उसके बाद में वहां पर उन पर रोकथाम लगाई जा सके। विश्वास शर्मा, NDTV।
और जोधपुर से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया है। सीआईएसएफ जवान ने फावड़े से पिता की हत्या कर दी। बीच बचाव में आने वाले लोगों को भी उसने घायल कर दिया है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी जवान को गिरफ्तार किया है और हत्या के पीछे कारण क्या था और क्या वजह थी कि एक बेटे ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी, देखिए। बेटे ने ले ली पिता की जान, क्यों हैवान बन गया जवान। हत्यारे सीआईएसएफ जवान का सनसनीखेज खुलासा। जोधपुर ग्रामीण के पीपाड़ सिटी थाना के साथीन गांव में एक सीआईएसएफ जवान ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि आरोपी दिल्ली में पोस्टेड था और घटना के दिन सुबह ही अपने घर आया था। ऐसा कहा जा रहा है कि जब वो वापस घर आया तो किसी बात को लेकर उसका अपने पिता से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि जवान के सिर पर खून सवार हो गया और उसने घर में रखे फावड़े से ताबड़तोड़ वार करके अपने पिता की हत्या कर दी। पहाड़ में साथीन गांव के अंदर एक बेटे ने अपने बाप को हत्या कर दी है। हत्या का क्या कारण रहा इस संबंध में अभी हम उससे मुलजिम को हमने पकड़ लिया, उससे पूछताछ की। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उन सभी पर हमला कर दिया। घटना की सूचना पर थानाधिकारी मांगीलाल बिश्नोई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को खून से सने फावड़े के साथ गिरफ्तार कर लिया। एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए। जोधपुर ग्रामीण एसएसपी भोपाल सिंह लखावत ने बताया कि हत्या का प्रारंभिक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि जानकारी मिली है कि आरोपी छुट्टियों में घर आने पर अक्सर परिजनों से विवाद करता था। पुलिस ने परिजनों और पड़ोसियों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी भी हत्या के अलग अलग कारण बता रहा है। आरोपी का कहना है कि उसका पिता देशद्रोही था और दूसरी बात ये कह रहा है कि उसके अंदर आत्मा आ गई थी, इसलिए उसने अपने पिता का मर्डर किया। अब सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस मामले को लेकर जो है वो जांच की जा रही है। पड़ोसियों के बयान भी जो है वो दर्ज किए गए हैं और वहीं अगर प्रारंभिक तौर पर देखें तो बात आ रही कि लगातार जो आरोपी है उसके अपने परिवार से जो है वो लगातार झगड़ा भी होता रहता था और वहीं गुरुवार को भी यही हुआ। जब वो छुट्टी लेकर जब अपने गाँव पहुंचा तो उसके पिता से कुछ कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि उसने अपने पिता को जो है वो मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में भी जो है वो दहशत का माहौल है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो है वो कई एंगल से भी जो है वो जांच की जा रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। तो जोधपुर की इस घटना ने अब कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिर एक बेटा क्यों बाप का हत्यारा बन गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश पुलिस की टीमें कर रही हैं। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की कोशिश की जा रही है। क्या घर में किसी विवाद को लेकर दोनों में मतभेद था, इसकी भी जांच पड़ताल हो रही है। अब इंतजार करना होगा कि जांच पड़ताल के बाद इसके पीछे के कारण क्या निकलकर सामने आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले गिरोह पर स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप ने शिकंजा जारी रखा है और इस मामले में पुलिस टीम ने भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराकर मुख्य सरगना को देने वाले आरोपी केडी डॉन को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है ये पूरी कहानी और केडी डॉन कैसे गिरफ्तार हुआ है, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी दिखाते हैं। पेपर लीक पर एसओजी का एक्शन, केडी डॉन हुआ गिरफ्तार। पेपर लीक की असली कहानी बेनकाब, प्रिंटिंग प्रेस से चुराया पर्चा। सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने बड़ी सफलता हासिल की है। वनरक्षक भर्ती 2020 के पेपर लीक मामले में एसओजी पेपर लीक माफिया की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। 13 नवंबर 2022 को हुई वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी और 50,000 रुपए के इनामी बदमाश जबरा राम जाट से पूछताछ के बाद एक बड़ी लीड सामने आई है, जिसके बाद एसओजी ने खिलान सिंह उर्फ केडी को गिरफ्तार किया है। एसओजी पूछताछ में पेपर लीक को लेकर पूरी कहानी सामने आई है। केडी डॉन और उसकी प्रिंटिंग प्रेस की पूरी स्टाफ गैंग ने बड़े शातिर तरीके से जिस पेपर शीट को गायब करना था उसे पहले गंदा किया ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट ना किए जा सके। बड़ी चालाकी से प्रिंटिंग प्रेस के इस गिरोह ने नष्ट किए गए पेपर से एक दूसरे पेपर को बदल दिया। इसी तरह खिलान सिंह ने प्रेस में काम करने वाले स्टाफ की मदद से वनरक्षक भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों के पेपर चुराए थे। खिलान सिंह ने प्रेस में काम करने वाले स्टाफ की मदद से वनरक्षक भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों के पेपर चुराए।
ये जो केडी डॉन उर्फ खिलान सिंह नाम का ये व्यक्ति जिसको हमने गिरफ्तार किया है, ये प्रिंटिंग प्रेस में वहाँ पे लेबर सप्लाई का काम करता था। तो इन्होंने बहुत ही दिमाग लगा के कि पहले तो जो प्रिंटेड पेपर है उसको आप गंदा कर दो, गंदा करने से वो हो जाएगा कि अब भाई ये डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं सकता तो ये डिस्ट्रॉय में जाएगा। तो हम इस सारे सिस्टम को पूरे को देख रहे हैं। इसके साथ में वहाँ पे कौन कौन लोग थे उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करने में साथ में किन किन लोगों ने ये पेपर पढ़ा उन सबको आइडेंटिफाई करने की कार्रवाई जारी। आपको बता दें कि केडी डॉन भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस में लेबर सप्लाई का काम करता था। इसके आदमी प्रिंटिंग प्रेस में अलग अलग काम करते थे। प्रेस में छपे हुए पेपर के बंडल कड़ी सुरक्षा में रखे जाते हैं। सेंसर के जरिए हर एक पेपर शीट की मॉनिटरिंग होती है। एक बंडल में जितने पेपर रखे होते हैं उतने ही नंबर डिस्प्ले पर हर समय दिखाई देते हैं। इस बंडल में से एक भी पेपर निकल जाता है तो डिस्प्ले पर नंबर में बदलाव हो जाता है और पकड़ में आ जाता है कि पेपर निकाला गया है। वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में हुई थी। 13 नवंबर 2022 को 2 पारियों में परीक्षा हुई थी। 20 जून 2024 को बांसवाड़ा में पेपर लीक का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में अब तक 40 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। गिरफ्तार लोगों में लीक करने वाले, पेपर पढ़ने वाले अभ्यर्थी, पेपर लीक गिरोह से जुड़े आरोपी शामिल हैं। एसओजी ने कोर्ट में कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी पेश की है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खिलान सिंह और केडी डॉन ने स्वीकार किया है कि उसने ये गोपनीय पेपर मुख्य आरोपी जबरा राम जाट को 23 लाख रुपए में उपलब्ध कराए थे। उसने बताया कि ये राशि उसने नगद और ऑनलाइन माध्यमों से टुकड़ों टुकड़ों में ली थी। एसओजी की विशेष टीम के प्रयासों के बाद खिलान सिंह को भोपाल से पकड़ा गया। एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि खिलान सिंह ने पूछताछ के दौरान रुचि प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कुछ दूसरे लोगों के नाम भी उजागर किए हैं। एसओजी टीम अब इन सभी संदिग्ध कार्मिकों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। जबरा राम और केडी की गिरफ्तारी के बाद अब माना जा रहा है कि वनरक्षक भर्ती परीक्षा में कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर लाखों में ये पेपर परीक्षा से पहले बेचा गया था। केडी का कहना है कि पूछताछ में कि उसको जो कुछ पैसे जो नगद मिले थे और कुछ उसने ऑनलाइन लिए थे। चूंकि ये वहीं काम करता है इसलिए इसको पता चल गया था कि यहाँ पर ये जो पेपर है वो प्रिंट हो रहा है। इसके बाद इसकी फोटो खींची और उसके बाद जबरा राम को भेज दिया था। बहरहाल इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब एसओजी की टीम इस मामले में और भी लोगों को पकड़ेगी और इनसे पूछताछ के बाद जिन जिन के नाम सामने आ रहे हैं अब एसओजी की टीम उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। और कोडीन कफ सिरप केस में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ, बनारस से लेकर अहमदाबाद तक ताबड़तोड़ छापेमारियां की गई हैं और इस मामले में 1000 करोड़ की अवैध कमाई का शक है। हालांकि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी जो है वो अब भी फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। कफ सिरप केस में बड़ी कार्रवाई, ईडी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। 3 राज्यों के 25 ठिकानों पर रेड। 1000 करोड़ की अवैध कमाई। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची, अहमदाबाद, कोडीन कफ सिरप के मामले में इन शहरों में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। ईडी की ये कार्रवाई मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और उसके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर की जा रही है। अंदेशा है कि इन्हीं ठिकानों पर अवैध कफ सिरप का भंडारण किया गया और बिक्री के लिए आसपास के शहरों और कस्बों में सप्लाई की गई। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। कफ सिरप कांड में बर्खास्त सिपाही आरोपी आलोक सिंह के घर पर ईडी की टीम पहुंची। हालांकि अधिकारियों ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यहाँ से हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं। क्या अभी अंदर टीम चल रही है? जी अंदर है। सर कितने बजे से पूरी ये छापेमारी चल रही है? ईडी सूत्र के मुताबिक पिछले 2 महीनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र, सहारनपुर और गाजियाबाद में दर्ज हुई 30 से ज्यादा एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी को इस मामले में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है। जांच में सामने आया है कि गैर कानूनी तरीके से कफ सिरप का स्टॉक, ट्रांसपोर्ट, व्यापार और क्रॉस बॉर्डर तस्करी की जा रही थी। इसमें 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई का शक है। ईडी ने 4 जिलों में जो छापेमारी की उनमें लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर और सहारनपुर है। इसमें लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह जो गिरफ्तार किया जा चुका है उसके घर पर रेड हुई, तो वहीं वाराणसी में अमित सिंह टाटा के घर पर ईडी ने छापेमारी की। सहारनपुर में विभोर राणा
तो जौनपुर में अमन पांडे नाम का जो आरोपी है, इन सब पर कफ सिरप की अवैध तरीके से सप्लाई करने का आरोप है। और इनके यहाँ छापेमारी के बाद जो दस्तावेज बरामद होंगे, उन दस्तावेजों से ईडी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी पता करने की कोशिश करेगी। ये भी पता करने की कोशिश करेगी कि कौन कौन लोग हैं जिनके साथ इनकी लेन देन हुआ करता था। तो ये रेड बेहद अहम हो जाती है इस पूरे कफ सिरप के मामले में, क्योंकि इन दस्तावेजों से ही पता चलेगा कि इस पूरे सिंडिकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं। ईडी 5 दिनों से शुभम जायसवाल, आलोक सिंह, अमित टाटा समेत 20 से ज्यादा आरोपियों के नाम से बनी 80 से ज्यादा फार्मों का ब्यौरा जुटा रही थी। शुक्रवार सुबह ईडी की टीम आलोक सिंह की कोठी पर छापेमारी के लिए पहुंची। ईडी ने घर का कोना कोना खंगाला और कई दस्तावेज जब्त किए। हालांकि इस मामले में कोडीन कफ सिरप केस का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अभी भी फरार है और माना जा रहा है कि वो दुबई में छुपा हुआ है। शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। इस मामले में यूपी पुलिस अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की बड़े स्तर पर जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT का गठन किया है ताकि सभी एजेंसियों के बीच तालमेल के साथ कार्रवाई तेज की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए NDTV राजस्थान।